कि अगर किसी लड़की को किसी से प्यार हो जाए ना, आपने जैसा कहा कि इश्क हो जाए, जी वो सच्चा वाला, जी तो वो डेफिनेटली उसको नहीं छोड़ना चाहती है किसी भी कीमत पर। और इस बात से तो मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि उसको आखिरी मोहब्बत वो बनाकर रखना चाहती है। तो अच्छा, आपका तो दिल नहीं टूटा, कितनों का तोड़ा होगा यार, ये बताइए। अब जिसको जवाब नहीं दिया होगा टूट गया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी नानी माँ एक कहावत कहती है, एक अनार 100 बीमार। तो तो एक आपके साथ अनार यही किस है। किस का इलाज करेगा? कि लड़के सुधर ही नहीं सकते। अच्छा। लड़ इसलिए आप अपनी बेटियों को मार्शल आर्ट सिखाएं, कराटे सिखाएं, मजबूत बनाएं, स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि लड़के तो नहीं सुधर सकते। पर मैंने नोटिस किया है कि अभी जो प्यार चल रहा है जी। वो देखते ही हो जाता है, आहा, और मुझे ये समझ नहीं आता कि देखते कैसे हो जाता है। कैसे हो जाता है? आपने किसी को देखा और आपने उसको सीधा कह दिया आई लव यू, लो दिल हमारा तो हमारे हाथ पर लेकर हम घूमते हैं। तो मैं ऐसे इश्क में विश्वास नहीं करती, ये इश्क नहीं, अच्छा, क्या है ये तो एक अट्रैक्शन है, ये एक आकर्षण है ये? आकर्षण। कि आपको कोई अच्छा लगता है और आप उसको झट से प्यार का नाम दे देते हैं। प्यार एक शब्द नहीं है सिर्फ कि ओके आई लव यू। जब प्यार होता है ना तो आंखों से पता चल जाता आँखों है। से पता लगता है। आपका कोई क्रश नहीं है, लेकिन आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, आपको कुदरत ने बेहद खूबसूरत रूप दिया, आपको आवाज़ बख्शी, तो आपके प्रति कई आपके चाहने वालों ने कोशिश की होगी कि यार मेरी दोस्ती हो जाए तिशा जी से, है ना? बहुत से प्रपोजल्स आए होंगे, तो आपकी तरफ से पेंडिंग में ही है मेरा ख्याल तो सब। लाइफ ने मुझे ये लेसन दिया है कि किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, बिकॉज बहुत मुझे नहीं पता कि जैसा कि मैंने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मुझे मैं बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल और बिल्कुल सब पर भरोसा कर लेने वाली लड़की हूँ। अगर आप मुझसे 5-6 साल पहले मिलते तो मैं आपको अभी जो आप मुझे देख करके जो भी कह रहे हैं कि मेरी ऐसी पर्सनालिटी है, ये पर्सनालिटी बनाई गई है, चोट दे दे कर बनाई गई है। बहुत धोखे मिले हैं, मतलब बहुत आपने धोखे मिले हैं, और मेरे जितने भी कॉलेज में फ्रेंड्स थे, मैं उनमें से एक का नाम ये नहीं कह सकती कि इसमें धोखा नहीं दिया। नहीं दिया या ये दोस्त है, वो लड़का हो या लड़की। आदाब, नमस्कार, मैं मुजम्मिल अय्यूब, आप देख रहे हैं इरशाद है। इरशाद है कि इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान हैं जो बिहार के दरभंगा से आती हैं। साहित्य से प्रेम ऐसा कि अपना पेशा ही छोड़ दिया। आपको उनके पेशे के बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मुनव्वर राना साहब का एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि सारी दुनिया में कलमकारों की वक़्त गिर जाए, सारी दुनिया में कलमकारों की वक़्त गिर जाए, मैं जो कलम रख दूं तो अल्फाजों की सेहत गिर जाए। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर तिशा श्री जी की। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहिबा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर तिशा श्री, ये किसी यूनिवर्सिटी से आपको उपाधि नहीं मिली है, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं। इसीलिए मैंने मुनव्वर राना साहब का शेर सुनाया आपको कि मैं जो कलम रख दूं तो अल्फाजों की सेहत गिर जाए। अब ज़रा आप सोचिए कि जब डॉक्टर साहिबा खुद शायरी लिखती होंगी, साहित्य लिखती होंगी, तो अल्फाजों की सेहत का कितना ख्याल रखती होंगी। कैसी हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छी। तिशा जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही ही आपसे है कि आप डॉक्टर थीं, एमबीबीएस डॉक्टर, लोग तरसते हैं इस देश में, यूथ दुनिया दौड़ रही है कि यार एमबीबीएस कर लेंगे, सेटल हो जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, ये शोहरत, ये नाम, आपने खरी और छोड़ दिया। सवाल आपका बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है मुझसे ये जी सवाल। थोड़ा सा अटपटा लगता है ना कि जी जिसके लिए दुनिया पागल है वो करके छोड़ दिया। तो मैं हमेशा एक जवाब देती हूँ कि लोग अपने पेशे के लिए अपना शौक छोड़ देते हैं। मैंने अपने शौक के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। लेकिन ये तो खैर अलग अंदाज में एक जवाब है, पर सही जवाब ये है कि मैं बचपन से लिखती हूँ। अच्छा। तो मुझे हमेशा से रुचि रही है साहित्य में।
लेकिन कभी नहीं सोचा था, सच में खुद भी नहीं सोचा था कि डॉक्टर बन के, मेडिकल करके, एमबीबीएस कंप्लीट करके, उसको छोड़ के फिर साहित्य के क्षेत्र में आऊँगी। आपको पहली मर्तबा तिष्या जी कब लगा कि डॉक्टर तिष्या कवित्री तिष्या बनने की राह पर चल पड़ी हैं? बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है ये मेरी लाइफ का। थी बचपन से अगर कुछ बनना चाहती थी डॉक्टर तो डॉक्टर बनना चाहती थी, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि अब मैं ये नहीं कर सकती हूँ। बहुत साल के बाद उस पर भी आएंगे, पर तो वो ऐसा था कि जब मैं कॉलेज पहुंची तो मैंने एडमिशन लिया नहीं, मेरा एडमिशन करवाया गया। हाँ, करवाया गया। और इसीलिए मैं प्राइवेट कॉलेज से पढ़ी, क्योंकि मेरा एडमिशन करवाया गया था वहाँ। अब मैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पढ़ने में, लेकिन मैं जब भी एनाटॉमी की बुक खोलूँ, जब भी बायोकेमिस्ट्री खोलूँ, अब पढ़ रही हूँ, कोई गाना आ रहा है कुछ लिखने का मन कर रहा है। तो मतलब अगर मैं एक एनाटॉमी का चैप्टर कंप्लीट करने बैठती थी, एक पेज ख़त्म करते करते मैं 2-3 कुछ तो लिख देती थी। हाँ, कुछ भी लिख देती थी। और उस टाइम मुझे लगता था कि यही शायरी है। मुझे इतना सेंस नहीं था, क्योंकि बैकग्राउंड वैसा नहीं रहा मेरा। मेरे फादर लिखते हैं, लेकिन जैसे इस फील्ड में होता है कि आपको प्रॉपरली सब सीखना पड़ता है, इसका भी एक ग्रामर होता है, तो ये सब तो उतना समझ नहीं आता, मीटर क्या है, मात्रा क्या है, वो सब नहीं पता था। बट लिख के मैं खुश हो जाती थी कि अरे शायरी लिखी है आज मैंने, और गाना लिखा है। तो ये सब चल रहा था, तो मुझे ये तो था कि मैं लिख सकती हूँ। और मुझे फाइनल ईयर आते आते ये भी लग रहा था कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना। आपकी लाइफ में जब कुछ होता है तो उस टाइम अगर कुछ बुरा होता है तो उस टाइम तो आपको लगता है कि ये बहुत बुरा हो गया, क्या हो गया, मतलब आप बहुत कोसते हैं, किस्मत को कोसते हैं, वक्त को कोसते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये मुझे अब समझ आता है कि मेरा पास्ट हेल्थ वाइज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि बहुत बुरा रहा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद ये होना था, इसलिए वो पीछे से वो चीज़ जी चलती आ रही थी। तो फाइनल ईयर आते आते मुझे ये समझ आया कि मेडिकल करना है, लेकिन मैं इसके लिए नहीं बनी। शायद मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊँगी। अगर नहीं, उस टाइम तक तो अपना बेस्ट देने लगी थी मैं, मतलब शायद मैं प्रैक्टिस करूँगी, मेरे दिमाग में था, तो मैं खुश होके नहीं कर पाऊँगी और मुझे मन नहीं लगेगा। और ये चीज़ बिल्कुल ऐसी है ना कि आप कैसे क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसी ऐसे जीवन साथी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताएं जो आपको पसंद ही नहीं है? करियर से बड़ा और कौन है आपका जीवन साथी? क्योंकि आप अपने हस्बैंड या वाइफ से भी ज़्यादा वक्त अपने ऑफिस में, अपने हॉस्पिटल में, आप जो भी काम करते हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे बिताते हैं, आप अपने काम के साथ बिताते हैं। और मुझे भी अपने काम के साथ जीना था, तो मुझे लगा कि शायद मैं खुश नहीं रह पाऊँगी। और वो फाइनल ईयर था जब मैं एकदम प्रिपेयर्ड थी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से पहले कि करना तो है, क्योंकि पापा चाहते हैं, उनको डिग्री ले जाके दे देना है, और उसके बाद फिर एक बार वो करना है जो अपना मन कहता है। तिष्या श्री घर पे खाना बनाती हैं? हाँ, अगर बनाती हैं तो क्या सबसे अच्छा बनाती हैं? मुझे लगता है मैं सबसे अच्छा इटालियन बनाती हूँ। मैं पहले नॉन वेजिटेरियन थी, अच्छा। बट पता नहीं कुछ रात ऐसा आई वॉज अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन। मतलब मुझे हर दिन नॉन वेज चाहिए होता था। इतना मुझे, मेरा पागलपन था। मटन करी तो मेरा फेवरेट था, राजस्थान का लाल मांस तो हाँ लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, रात को सोई, मैं ये बोल सकती हूँ मेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग है। मैं सोच लेती हूँ तो मैं वो उसी समय कर देती हूँ। अंदर कितने भी तूफान आए, कितना भी दर्द हो, बुरा लगे, लेकिन वो कर लेती हूँ। तो रात को सोई, सुबह उठी और ऐसा फील हो गया कि नहीं, मतलब किसी को मार के नहीं खाना चाहिए। अब ये कंट्रोवर्सी ना हो क्योंकि लोग बुरा मान जाते हैं, ऐसा डायरेक्ट वो कहते हैं कि और भी लोग तो खा रहे हैं, फिर आपको ऐसा बोलना क्या ज़रूरत है? ये तो सबकी पर्सनल चॉइस है। हाँ, तो वो तो आपके ऊपर है, आप बिल्कुल खाएं, आपको पसंद है तो। लेकिन मुझे एक फीलिंग आ गई जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। तो नहीं तो पहले, हाँ, ये टॉपिक मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैं पहले सबसे अच्छा पहले बोलते तो मैं बोलती मैं आपको चिकन करी बनाकर खिला सकती हूँ, अंडा मलाई बनाकर खिला सकती हूँ, ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बट हाँ, अभी मैं बोल सकती हूँ कि इटालियन मुझे काफ़ी पसंद है। तो सुना है बिहार में जो बनती है मछली, भुजिया, आलू की भुजिया, हाँ,
सीखा है मैंने। है ना, बहुत खूबसूरत। मतलब किचन में कितना वक्त आप बिता देती हैं? वक्त होता नहीं है किचन में बिताने के लिए, लेकिन हाँ मैं कुकिंग को एज अ थेरेपी लेती हूँ। अगर मेरे अच्छा। पास टाइम है, हाँ मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ या कुछ ऐसा लो फील हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ चलो आज कुछ बना लिया लेते जाए। हैं। लेकिन मैं अगर किचन में घुसती हूँ तो आधे महीने का राशन खत्म हो जाता है। मैं इतना बटर इतना घी डालती हूँ, मेरा कुक हाथ जोड़ लेता है कि आप मत आइए। अच्छा, खाने में क्या पसंद है ये तो आपने अभी बताया नहीं है। हाँ नहीं बताया। क्या पसंद है खाने में आपको? मुझे मेरा देसी खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। आप किस किस खाने, मतलब दाल चावल रोटी भिंडी? हाँ मैं अभी वैसे तो आई एम अ वेरी बिग फूडी। मुझे अलग क्यूजीन्स ट्राई करना पसंद है। ऐसे बोलूँ, आप पूछेंगे तो मैं कहूँगी मुझे जापानीज़ सुशी अच्छा। स्टिकी राइस बहुत पसंद है, इटालियन बहुत पसंद है। बट एक चीज़ जिसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ वो है दाल चावल। आहा। और मैं कहीं भी सफ़र करके वापस घर जा रही होती हूँ और कुक पूछता है कि क्या बनाना है, तो अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आता तो मैं कह देती हूँ चावल दाल और आलू भुजिया, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये चीज़ मैं बाहर मिस करती हूँ actually। तिशा श्री को खाना पसंद है सिर्फ, या खिलाना भी पसंद है लोगों नहीं नहीं को? बिल्कुल, मैं सबको बुलाती हूँ, आप भी आइए, आपको भी खिलाऊंगी। बहुत शुक्रिया। बिहार आना होगा इंशाल्लाह, ज़रूर आएंगे। अच्छा, बिल्कुल। जैसे अभी आपने बताया कि खाने में आपको इटालियन पसंद है, हम्म, या बाहर के जो हम्म। हैं फूड्स वो आप ज़्यादा पसंद हैं? दाल चावल, नहीं ज़्यादा दाल पसंद नहीं दाल है। चावल तो पसंद ज़्यादा है, लेकिन हाँ वो अलग भी अलग फूड पसंद है, खाने ट्राई का करना ट्राई पसंद है करना पसंद जी। है। पहनने में आपको वेस्टर्न कल्चर को वो आप ज़्यादा एक्सेप्ट करती हैं अपनी लाइफ में, या जो हमारी भारतीय परिधान है इसको, जैसे अभी माशाल्लाह आप सूट में हैं, साड़ी पहनती हैं आप, या वेस्टर्न क्या? मैं बचपन से जब मुझे साड़ी पहननी नहीं आती थी, मैं मम्मा के कबर्ड से साड़ी निकाल कर और मैं उसको जैसे तैसे ड्रेप करके पहन लिया करती थी। उससे भी छोटी थी तो दुपट्टे की साड़ी पहन बना के पहनती थी। ऐसा बहुत लड़कियां करती होंगी, और जनरली जी सभी जी। लड़कियों की पहली साड़ी उनकी माँ की ही होती है। हाँ तो मैं भी करती थी ये चीज़। तो शुरू में लगता था कि ये हर बच्चा करता है इसलिए करती हूँ, मैं भी कर रही थी, ऐसा मेरे जी पेरेंट्स जी। को लगा। लेकिन मेरा एक अलग सा ऐसा खिंचाव है अपनी संस्कृति की ओर और अपने ट्रेडिशंस की ओर। जैसे मुझे लहंगा हो, साड़ी हो, जी। सूट हो, मतलब मैं वेस्टर्न भी पहनती हूँ, लेकिन जो फील जो वाइब आती है ना इंडियन कपड़ों में, इंडियन कपड़ों एथनिक में। अटायर में, हाँ वो फिर किसी और कपड़े में मुझे नहीं आती। तो मुझे एक्चुअली मैं एंजॉय करती हूँ इंडियन कपड़े पहनना। और फिर ख़ासकर बिहार का कल्चर जो पूरे पूरे देश में मशहूर है। एक ये एक जनरल सी बात है तिष्या जी, कि हमारे कई दोस्त हैं बिहार से। मैं यहीं नोएडा रहा, मैंने यहाँ पढ़ाई करी, तो अक्सर मैंने ये देखा है कि जैसे किसी बिहार से आने वाले साथी को अगर बिहारी बुला दिया तो कुछ हमारे दोस्त गुस्सा हो जाते थे, कुछ इस पर गर्व महसूस करते थे। हाँ हाँ, राजस्थानी को राजस्थान वाले को राजस्थानी बोल सकते हो, है ना, और क्या नाम, बंगाल को बंगाली बोल सकते हो, तो बिहार को बिहारी बोल दिया, क्या ये तो गर्व की बात है? तिष्या श्री को कभी किसी ने बिहारन कह के बुलाया? और अगर बुलाया तो आपका क्या रिएक्शन था उस पर? मेरे साथ समस्या ये है कि मैं अगर किसी को बताती हूँ कि मैं बिहार से हूँ तो वो नहीं मानते हैं। उनका रिएक्शन बिल्कुल एकता कपूर की सीरियल वाला होता है, क्या क्या क्या। तो वो ऐसा क्यों? हाँ ऐसा मुझे भी पहले समझ नहीं आता था। लेकिन आपने जैसे बोला कि कुछ लोगों को बुरा लग जाता है जी। और कुछ को गर्व होता है, तो मुझे एक बात, एक सवाल जो भी ये देख रहे हैं उनसे पूछना है कि अगर आपको अपनी मातृभूमि पर शर्म आती है तो फिर आपको गर्व किस बात पर है? अगर आपको अपनी भाषा पर शर्म आती है, आपको अपने रूट्स पर, अपनी जड़ों पर शर्म आती है, तो फिर आपको किस बात पर गर्व है? इससे ज़्यादा शर्मनाक तो मैं कहती हूँ कुछ हो ही नहीं सकता। आपको किसी ने बिहारन कह के बुलाया? कभी नहीं बुलाया ना, लेकिन बुलाएंगे तो मैं गर्व से पलट के कहूँगी कि हाँ, मैं उस बिहार से हूँ जिस बिहार के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स ने पूरे देश को चला रखा है। मैं उस बिहार से हूँ जो जहाँ से राजेंद्र प्रसाद हुए, जो भारत के पहले राष्ट्रपति हुए। जहाँ नालंदा है, जहाँ से जीरो निकला है। जहाँ से शून्य निकला, और पता नहीं ऐसे जहाँ की धरती साहित्यिक भूमि है
हम साहित्यिक धरा बुलाते हैं। बताइए, रामधारी सिंह दिनकर जिनको पूरी दुनिया पूजती है, वो हमारे बिहार के हैं। तो मैं किस बात पर शर्म दुनिया करूं? को मोहब्बत का सबक दे गया मांझी, हाँ, पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। इस मोहब्बत का कोई मोल है, कोई मिसाल है? तो जब ऐसे लोग हैं हमारे बिहार से, तो किस बात पर शर्म आएगी? ये तो सिर्फ गर्व करने की बात है। और एक और प्रॉब्लम है, जी जैसे एक्सेंट पर, बिहारियों के एक्सेंट पर जी जी बड़ा जी मजाक उड़ाया जाता है। जी, जैसे जी। किसी ने कहा, हम ऐसा करें, कौन हम, ये क्या है? और हमारे कॉलेज में भी ऐसा होता था, कि बिहारियों के एक्सेंट को बड़ा मतलब अजीब हाँ, जैसे कि जो है मतलब, हाँ, कई वो वहाँ की अपनी ज़बान है। हम लोग इधर के लोग कहते हैं कि बिजली आ गई, पानी चला गया, तो वो बोल रहे हैं बिजली चला गया, पानी आ गई, हाँ, ये थोड़ा सा है ना? प्रॉब्लम है। ये हाँ, चीज़ बट मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई आज तक, कि अगर कोई बंगाली है, वो बंगाल हिंदी बोलते हैं तो बंगाली एक्सेंट होता है। यस यस, कोई साउथ इंडियन हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, उनका एक्सेंट वैसा ही बिल्कुल होता बिल्कुल है। बिल्कुल। दिल्ली वाले हो, पंजाब वाले हो, उनका पंजाबी एक्सेंट होगा, हरियाणवी, मतलब आप जितने राज्य हैं, जितने भी, उस सबका एक पर्टिकुलर एक्सेंट होता है, भले वो इंग्लिश में ही क्यों ना बात करें। जी जी, तो जब आपका एक्सेंट हो सकता है, तो हमारा एक्सेंट क्यों नहीं हो सकता? जब आप अगर हरियाणा से हैं या कहीं से भी, अगर आप, या राजस्थान से हैं, अगर आप मरने करके बात कर रहे हैं, तो अगर हमने हम करके कह दिया, तो इसमें क्या मजाक जैसा है? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता। और एक सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? जो हमारी जो अभी की जनरेशन है ना, जो यूथ है, जी जिस जनरेशन से मैं आती हूँ और जो हमारे बाद वाली जनरेशन है, जी। उनको शर्म आती है, ये मुझे बुरा लगता है। ओ, अगर मुझे कोई कहे, मेरा जैसे मन करे मैं वैसे बात कर रही हूँ, और अगर आपने मुझे भी कह दिया कि अरे आपका एक्सेंट ऐसा है, तुमको बोलना नहीं आता, तो मैं उस चीज़ को बड़े पॉजिटिवली लूँगी। मैं शर्म के मारे ये नहीं कहूँगी कि नहीं नहीं, मेरा तो जन्म ही दिल्ली में हुआ है। आजकल ये बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। सच्ची बात है। हाँ, कि कोई बिहार से है तो वो बाहर जाते हैं पढ़ने, और उनसे पूछे कहाँ से हो, नहीं नहीं हम तो दिल्ली से हैं, जन्म हमारा दिल्ली हुआ है। जन्म दिल्ली हुआ है। तो जब तक आपको गर्व नहीं होगा अपने ऊपर, दूसरा कैसे अपनी करेगा? माटी पर, अपनी भाषा पर, तब तक कोई और क्यों देगा? वो कहते हैं ना, आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो सामने वाला आपको इज्जत क्यों देगा? क्यों देगा? सो ये सेम चीज़ है, सेम बात है, जो हमारी जनरेशन को समझने की ज़रूरत आप कवित्री बनी, है। और जितना मैंने आपको पढ़ा है, या जितना मैंने आपको सुना है, या जितनी रिसर्च करी है, उसमें ये निकल के आया आप सिर्फ इश्क लिखती हैं, सिर्फ मोहब्बत। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खतरनाक सवाल पूछने वाले हैं। नहीं मोहब्बत लिखती हैं, प्रेम। आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद हो आपका लिखा हुआ प्रेम पर, वो सुना दीजिए। दिल से मैं बता रही हूँ कि मैंने अभी जो रिसेंटली एक गीत लिखा है, वो गीत मेरे दिल के बहुत करीब है, और वाकई मैंने उसको रात भर जाग कर ही लिखा है। अरे है, तो वही गीत सुनाती हूँ। रात भर जाग कर तुमको लिखते रहे, और तुम हो कि तुमको खबर ही नहीं, गीत कितने लिखे याद करके तुम्हें, और तुम हो कि तुमको असर ही नहीं, गीत कितने लिखे याद करके तुम्हें। वाह, नैन को राम का वाण लिखते रहे, तीर्थ तुमको लिखा धाम लिखते रहे, जप किए 100 मगर पाने को बस तुम्हें, प्रीत का तुमको आयाम लिखते रहे, मान बैठे खुदा तुमको अपना सजन, और तुम हो कि तुमको कदर ही नहीं, गीत कितने लिखे याद करके
कि हम तो जलते रहे, देख कर के तुम्हें हम पिघलते रहे, सूर्य बन के सदा तुम चमकते रहो, इसलिए चांद बन करके ढलते रहे। अब फिक्र है तो बस है तुम्हारी फिक्र, और तुम हो कि तुमको फिक्र ही नहीं। गीत कितने लिखे याद करके तुम्हें। और इस गीत का जो मेरा सबसे पसंदीदा अंतरा है वो सुनाती हूँ। इरशाद। रोग ऐसा लगा उस शहर आ गए, ढूंढते हम दवा तेरे घर आ गए। हाँ, रोग ऐसा लगा उस शहर आ गए, ढूंढते हम दवा तेरे घर आ गए। तू ना आया हमारी गली ना सही, हर गली छोड़ हम तेरे दर आ गए। बेख्याली में भी खून देने का डर, और तुम हो कि तुमको है डर ही नहीं। गीत कितने लिखे याद करके तुम्हें, और तुम हो कि तुमको असर ही नहीं। रात भर जाग कर तुमको लिखते रहे, और तुम हो कि तुमको खबर ही नहीं। गीत कितने लिखे याद करके तुम्हें। वाह। अब आप खुद सोचिए तुषार जी, मतलब इसकी मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, यकीन मानिए। क्या बोलूँ मैं, इतना खूबसूरत, इतना सजा हुआ, इतने खूबसूरत लफ्ज़, फिर क्यों कोई ना पूछे बताइए किसका भाई ख्याल। ये तो सवाल है ना, शायरा से ही पूछा जाएगा ना, और ये सवाल होता है। ऐसा कहते हैं कि जिनका दिल टूटता है वही शायर होते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती, क्योंकि मेरा नहीं टूटा। अपने तोड़े ही हैं तो फिर कैसे शायर है? ये इल्ज़ाम है मेरे ऊपर, मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा है। शायरी की फील्ड में ला तादाद मरीज हैं इश्क के, कोई है इलाज आपके पास? ये इसका इलाज तो खुद मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको क्या दूं? देखिए, इश्क एक लाइलाज बीमारी है, और जिसको ये रोग लग गया ना, मैं आपको एक गीत सुनाऊंगी आज। जी 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 हाँ, जी वो सुनाई दीजिए। सुनाऊंगी क्या? ये बात कंप्लीट करके सुनाइए। हाँ, ये जो रोग है वो लगने के बाद किसी वैद्य के पास ले जाएं आप, किसी हकीम के पास, किसी डॉक्टर के पास, जिनको गुरूर होगा कि हम इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं और वर्ल्ड के सबसे बड़े डॉक्टर। मैं कह रही हूँ कि उनके पास भी इस बीमारी का हाँ इलाज नहीं है, दवा इलाज नहीं नहीं होगा। तो ये एक ऐसी बीमारी है। पर मैंने नोटिस किया है कि अभी जो प्यार चल रहा है वो देखते ही हो जाता है, और मुझे ये समझ नहीं आता कि देखते कैसे हो जाता है। आपने किसी को देखा और आपने उसको सीधा कह दिया आई लव यू, लो दिल हमारा तो हमारे हाथ पर लेकर हम घूमते हैं। तो मैं ऐसे इश्क में विश्वास नहीं करती हूँ, ये इश्क नहीं है। अच्छा, क्या है ये तो एक अट्रैक्शन है, ये एक आकर्षण है कि आपको कोई अच्छा लगता है और आप उसको झट से प्यार का नाम दे देते हैं। प्यार एक शब्द नहीं है सिर्फ कि ओके आई लव यू। जब प्यार होता है ना तो आँखों से पता चल जाता है, वो बातों से पता चल जाता है, वो
आप जब किसी के लिए कुछ करते हैं, आप जब कि उसको कोई तकलीफ होती है तो आपके अंदर से जो आह निकलती है वो उससे पता चल जाता है। आप किसी की कितनी इज्जत करते हैं, किसी के साथ आप कितनी वफाई करते हैं, किसी का कितना ध्यान रखते हैं, ये होता है प्यार। ये बोल के बताने की तो चीज़ ही नहीं है। नहीं, जैसे आपने पहली बात में कहा कि देख के अचानक आकर्षण हो गया, उसको आपने मोहब्बत का नाम दे दिया। बात बिल्कुल सही है आपकी। मुनव्वर राना साहब का शेर है कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। बिल्कुल। तो अच्छा, आपका आकर्षण किसकी तरफ है? अगर मैं बात करूं कि हमारे देश के जो एक्टर्स हैं या अभिनेत्रियां हैं, किसको आप लाइक करती हैं, किसको आप त्रिशा श्री किसको पसंद करती हैं? सवाल बहुत अच्छा है पर जवाब आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा। सब अच्छे हैं अपने काम में, जितनी एक्ट्रेसेस हैं, जितने एक्टर्स हैं, सभी एकदम बेस्ट दे रहे हैं अपना, और सब किसी ना किसी के पसंदीदा हैं, फेवरेट हैं। बट मैं अगर पर्सनली कहूँ तो ऐसा कभी भी एक टर्म है क्रश, मेरा क्रश है वो। और नहीं मेरा नहीं अच्छा। है लड़कियां कहती हैं ना या हाँ। लड़के भी कहते हैं कि मेरा क्रश है या मेरी क्रश है, तो मेरा कोई क्रश नहीं है अभी तक कोई और नहीं है। और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई फेवरेट एक्टर है या एक्ट्रेस है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी अच्छे हैं। मतलब क्रश कोई नहीं है आपका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं मिलना चाहती हूँ, या फिर जिससे मतलब होता है ना, लोग पागल होते हैं कि एक बार मिल गए तो सेल्फी ले रहे हैं, देखना चाहते हैं, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है। ज़िंदगी में हर इंसान के होता है कि आपने किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहा हो, बहुत टूट कर उसको हासिल करने की कोशिश की हो और वो नहीं मिली। त्रिशा जी के साथ कुछ हुआ ऐसा कि आपने बहुत कुछ चाहा हो, कोई भी चीज़ हो, और आपको वो ना मिल पाई? मैं ये मानती हूँ कि अगर आपने किसी चीज़ को दिल से चाहा है तो फिर आप तब तक कोशिश करते जब तक वो आपको मिल नहीं जाता। तो अगर मैं किसी चीज़ को चाहती हूँ, कोशिश जारी है, तो मेरी कोशिश जारी है और मैं हार नहीं मानती जब तक मैं वो कर नहीं लेती हूँ जो मुझे करना है। तो अभी मैं किसी कोशिश को अधूरा इसलिए नहीं कहूँगी और तब तक नहीं कहूँगी जब तक वो मुझे मिल नहीं जाता है। मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा। आपका कोई क्रश नहीं है, लेकिन आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, MBBS हैं, आपको कुदरत ने बेहद खूबसूरत रूप दिया, आपको आवाज़ बख्शी, तो आपके प्रति कई आपके चाहने वालों ने कोशिश की होगी कि यार मेरी दोस्ती हो जाए त्रिशा जी से, है ना? बहुत से प्रपोजल्स आए होंगे, तो आपकी तरफ से पेंडिंग में ही है मेरा ख्याल तो सब। इसको डिनाई नहीं कर सकते कि प्रपोजल्स आए, पर मेरे कॉलेज लाइफ ने मुझे ये लेसन दिया है कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। बिकॉज बहुत मुझे नहीं पता कि, जैसा कि मैंने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मुझे मैं बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल और बिल्कुल सब पर भरोसा कर लेने वाली लड़की थी। अगर आप मुझसे 5-6 साल पहले मिलते तो मैं आपको अभी जो आप मुझे देख करके जो भी कह रहे हैं कि मेरी ऐसी पर्सनालिटी है, ये पर्सनालिटी बनाई गई है, चोट दे दे कर बनाई गई है। बहुत धोखे मिले हैं, मतलब बहुत धोखे मिले हैं। और मेरे जितने भी कॉलेज में फ्रेंड्स थे, मैं उनमें से एक का नाम ये नहीं कह सकती कि इसमें धोखा नहीं नहीं दिया। अच्छा, तो ये बात फिर सच्ची सही साबित होती है कि शायर बनने के लिए दिल का टूटना ज़रूरी होता है? नहीं, उस तरीके से नहीं ना तोड़ा किसी ने उस तरीके से। देखिए, आपका दिल आपके हाथ में होता है, आप अपने आप को टूटने देते हैं या नहीं, ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप कितनी लिबर्टी देते हैं सामने वाले को। इश्क में लिबर्टी क्या होती है मैम? इश्क में तो खैर एक कोट पढ़ा था मैंने कि लव इज दैट सेवेंथ सेंस व्हिच डिस्ट्रॉयज ऑल योर 6 सेंसेस। तो वो तो आपकी छठी इंद्री भी बर्बाद कर देती है। तो आप क्या फील करेंगे? इश्क अगर आप कर रही हैं तो सोचना कहाँ है, दिमाग पे ताला लगा के वो चाबी खो जाती है। तो कितने अच्छा, आपका तो दिल नहीं टूटा, मैंने कितनों का तोड़ा होगा यार, ये बताइए।
अब जिसको जवाब नहीं दिया होगा टूट गया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। कि किसी का दिल टूटा होगा तो वो टूट गया होगा, पर मैंने नहीं तोड़ा, ये मेरे पर इल्जाम। लेकिन वजह तो आप ही बन रही हैं। अनजाने में मैं वजह बन रही हूँ तो मेरे सर पाप नहीं आए। लेकिन आपने तो कहा कि बहुत से प्रपोजल पेंडिंग में हैं। तो एक इंसान कैसे सबको हाँ बोल सकता है, ये भी मेरा सवाल है। मेरी नानी माँ एक कहावत कहती है, एक अनार 100 बीमार। जी। तो आपके एक साथ अनार यही किस है? किस का इलाज करेगा? आई डोंट बिलीव इन दिस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट अच्छा। अभी जो चल रहा है। जी जी जी। आई बिलीव इन शादी। शादी क्या इरादा है? शादी का मेरा अभी कोई इरादा नहीं है, बट जब भी होगी, जिससे होनी होगी, शादी होगी। शादी अरेंज या लव? अभी आपने मेरे से इतनी बार पूछा, अगर लव ही होता तो मैं आज इसी चैनल से ऐलान कर देती कि कौन है, लेकिन कोई नहीं है। मुझसे मेरे फ्रेंड्स पूछते कोई मिला, सिंगल हो? मेरा एक जवाब है, मैं बोलती हूँ हद से ज़्यादा सिंगल हूँ। हद से ज़्यादा। ये हद कहाँ से आ गई? पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं हद से single। ज़्यादा सिंगल हूँ। और एक और चीज़ है, जी। अगर आप प्यार तो एक रिलेशन में जब कोई होता है किसी के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, फिर उस इंसान के अलावा उसको और कुछ नहीं दिखता। तो अगर मैं किसी और का चेहरा देख रही होती तो अभी आप लोग मुझे नहीं देख रहे होते, क्योंकि मैं नहीं पहुंच पाती शायद यहाँ तक। नहीं, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने इश्क किया है उन्होंने बुलंदियां हासिल नहीं करी। ऐसा हाँ, तो नहीं वैसे है। ये भी बात सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बिकॉज मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ। मैं अगर कुछ में लग जाती हूँ कोई काम करने में, तो फिर मैं हर चीज़ की हर हद इंतहा। पार करके करती हूँ उसको। इसीलिए प्रेम नहीं है। हाँ, अभी फिलहाल इसीलिए नहीं है। अभी तो आपकी शादी नहीं हुई, आपने बताया कि शादी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन क्या आप ऐसा जीवन साथी चाहती हैं आप? मतलब अगर मम्मी पापा आपके लिए वर देखने गए तो आप ऐसा जीवन साथी चाहती हैं कि उसको भी शायरी पसंद हो, उसको भी वो भी शायर हो? लाइफ पार्टनर मेरा कैसा होगा, तो वो ये बात है कि समझदारी होनी चाहिए उस इंसान में। ये बहुत मैटर करता है अभी के टाइम में। और मेरा मेन तो पॉइंट ही यही है, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि मुझे यही नहीं पता कि क्राइटेरिया में क्या रखूं। सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही होगा जब भी होगा कि इस फील्ड को समझने वाला कोई चाहिए। और मुजम्मिल जी, हमारे फील्ड में जो भी लड़की पब्लिक फील्ड में होती है ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि लड़के ये बात नहीं समझते। सच्ची बात है, बहुत बहुत ये हक बात कह रही हैं हाँ, आप। मैं वो यही बात बताना चाहती हूँ कि अगर मैं कोई 9 to 5 जॉब कर रही होती तो लड़का मिलना बहुत आसान हो जाता, मेरे लिए ढूंढना बहुत आसान हो जाता, क्योंकि उसको पता होता कि बीवी 9 बजे जाएगी, 5 बजे के बाद वो घर पे मिलेगी। लेकिन हमारा काम ऐसा है कि वो 5 बजे के बाद शुरू होता 5 है। बजे के बाद शुरू होता है। और शायरी की दुनिया 5 बजे 7 बजे के बाद ही वो इवेंट्स महफिल में रात जाना, हुई। और ये एक जितना ही ये पारंपरिक है उतना ही ग्लैमर भी है अब इस फील्ड बिल्कुल में। सच्ची बात है, अब एक इंडस्ट्री टाइप बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी उन्हीं से शादी करूंगी जो ऐसा नहीं सोचेंगे। लोग अपने अपने में तलाशने लगेंगे वो गुण। तो तलाश है। बेहतर से बेहतर तलाश कर, मिल जाए जो दरिया तो समंदर तलाश कर। वाह। तो मेरा पहले के और अभी के क्राइटेरिया में मेरे ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और अभी वाला यथार्थ का की क्राइटेरिया है। और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात यह है कि आपका जीवन साथी आपको समझने वाला होना चाहिए, आपको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, आपकी इज्जत करने वाला होना चाहिए, ना कि ऐसा कि आपको हर बात कि उसको की एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है हर बात। ऐसी मतलब ये शर्तें नहीं हैं, नहीं, शर्तें लेकिन हाँ नहीं ये है। चीज़ होनी चाहिए तो उससे शादी करेंगे तिशाश्री जी। एक तरफा मोहब्बत पर तिशाश्री, जैसे कि आप किसी से नहीं कर रही हैं, लेकिन आपसे तो कर रहे हैं ना लोग, उनके तो दिल टूट रहे हैं। एक तरफा मोहब्बत पर तिशाश्री की क्या राय है? एक तरफा मोहब्बत पे ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाले की गलती नहीं होती है। अगर आपको कोई पसंद कर रहा है एक तरफा, आपको पता ही नहीं है, तो वो कितना भी एफर्ट डाल रहा है आप तक पहुंच नहीं रहा, तो किसी ऐसे, वो मिराज बोलते हैं ना, किसी ऐसे भ्रम में जी के क्या फ़ायदा है। हाँ, अगर वो इंसान मिल सकता है फिर ठीक है, पर अगर मिल ही तो नहीं कोशिश सकता तो हाँ, आप कोशिश कोशिश करने में क्या नहीं, आप बुराई है? कोशिश करिए,
लेकिन एक चीज़ तो मैं कहूँगी कि किसी के लिए अपनी लाइफ बर्बाद मत करिए, चाहे वो कोई भी हो। चलिए, लाइफ बर्बाद ना करिए, ये बात आपकी मान ली। लेकिन मैम फिर ये भी तो आ जाता है ना, पता ये चला कि दो अलग अलग धर्म वालों ने प्रेम कर लिया, ठीक है, ये तो या आप मुझे फंसा रहे या हैं सवाल या करके। या दूसरी अदर कास्ट वालों ने प्रेम कर लिया। उनकी शादी, उनके बंधन के दरमियान में ये धर्म, मजहब, जात, ये चीज़ें फंस रही हैं। तिष्या श्री इसको क्या मानती हैं कि इश्क के बीच में ये चीज़ें आनी चाहिए? मुझसे अगर कोई मेरी कास्ट पूछता है ना, मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आपको वाकई लग रहा है कि आप रह सकते हैं सामने वाले के साथ, तो ज़िंदगी आपको बितानी है, समाज को नहीं बितानी है। क्योंकि अभी वैसे भी अभी के वक्त में अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत मुश्किल है। हैं? किसी पर, हाँ, मैं क्यों कुंवारी हूँ। मतलब तिष्या ये श्री मजाक ढूंढ था। रही है। तो तिष्या श्री सहमत हैं कि अगर यकीनन हाँ, मोहब्बत आपको, है हाँ, तो फिर धर्म, मजहब, जात नहीं देखना चाहिए। मेरी राय ये है कि अगर आपको लगता है कि आप किसी के साथ खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर शर्त ये है कि आप खुश रहने भी चाहिए। तिष्या जी को एक लड़का पसंद आया हाँ, जो कि दूसरी कास्ट का है, हाँ, ठीक ठीक है, है, ठीक है, या दूसरे मजहब का है, हाँ, ठीक है, जिंदगी गुजारनी है तिष्या श्री को, मुझे गुजारनी है। आप करेंगी? मुझे अगर लग रहा है तो मैं अपने पेरेंट्स के पास पहले लेकर के जाऊंगी बात। जी। मुझे ये भागना, ये कोर्ट मैरिज, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना, चाहे वो अपनी कास्ट में करें आप या कहीं और से जाके कर लें, ये जी, फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर होती तो मैं यही करती कि मैं अपने पेरेंट्स को बताती और उनकी राय लेती। ठीक है, मैं ये भी मानती हूँ कि हर पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स की तरह ब्रॉड माइंडेड नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो आपको किसी चीज़ के लिए रोकेंगे ना, तो वो आपके बेहतरी के लिए ही रोकेंगे। लेकिन ये चीज़ वहाँ ऊपर नहीं आती ना मैम। आप ये बात कैसे कह रही हैं? आपको इश्क है, अब आपको दुनिया समझाती रहे। तो वो तो अलग बात है, मैं क्या करती, मैं तो ये समझा रही हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के पास लेके जाती। तिष्या श्री, बिल्कुल सही बात है आपकी, आप अपने पेरेंट्स के पास ले गई। मिसाल के तौर पर मम्मी पापा ने मना कर दिया, अंकल आंटी ने मना कर दिया, देन छोड़ देंगी? अच्छा, छोड़ मुझे देंगी। अब एक सवाल बताइए, जी। कोई रिलेशन में कितने साल से रह सकता है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, स्कूल टाइम से होगा। जी। माँ बाप के साथ कोई कितने साल से रहता है? आप किताब- अगर ये 27 तो साल, नहीं, एकदम सच बात बोल रही हूँ। बिल्कुल सच्ची बात बोल रही, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। आप एक और बात, लेकिन नहीं, मेरी बात खत्म हो दीजिए। अगर आप 2 साल, 3 साल, 6 महीने या 15 साल के रिश्ते के लिए अपने 30 साल का रिश्ता छोड़ सकते हैं, तो पहले तो यही साबित हो जाता है कि आप कितनी वफाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही है आपने, लेकिन फिर आपने ये बात उस समय क्यों नहीं सोची जब आप इश्क करने जा रहे थे? हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन दिल तो दिल है, हो जाता है। हाँ, हो गया, हो गया। अब इसको ये आप उस वक्त सुन तो ये भी लिए। उम्मीद तो थी कि पेरेंट्स मान जाएंगे, ये भी उम्मीद तो होती है ना। मतलब सिर्फ आपकी एक उम्मीद थी कि मान जाएंगे, अब वो नहीं मान रहे हैं, लिहाजा जो है खत्म। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपको क्या मैं लव गुरु लग रही हूँ? मैंने ये आप मुझसे, ठीक है, मैं प्रेम लिखती हूँ, लेकिन मुझसे सिर्फ यही सवाल किया जा रहा है प्रेम पर, जिसको प्रेम ही नहीं है। नहीं नहीं मैम, ये तो आप कतई मत कहिए कि आपको प्रेम नहीं है। प्रेम है, इस वजह से ही प्रेम लिख पा रही हैं। ज़रूरी नहीं है प्रेम, देखिए, प्रेम, इश्क और मोहब्बत बड़ा 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 बारीक सा फासला है इसके दरमियान में। मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है। आपको मोहब्बत इस कप से हो सकती है, इस माइक से हो सकती है, आपको मोहब्बत अपने सूट से हो सकती है। इश्क माँ से होता है, इश्क ईश्वर से होता है। इश्क लैला मजनू ने किया होगा, इश्क शेर फरहद के बीच था, है ना? तो ये तो बात आपकी गलत है कि आपको प्रेम नहीं है। किसी इंसानी शक्ल से अब ईश्वर जाने है कि नहीं है, लेकिन प्रेम है तभी तो प्रेम लिख रही हैं। मैंने आपको, बहरहाल, नहीं, मैं यहाँ रोक रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं बहुत ही फ्रैंक हूँ हर मामले में। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अभी इसी चैनल से बताती, ये आप यकीन करिए। चलिए मुजम्मिल जी, अभी मैं आपको एक बात बता रही हूँ। जी
कि जब भी ऐसा कभी होगा तो चलिए मैं कह रही हूँ कि मैं पहली बार आप ही के चैनल से अनाउंस करूंगी कि वो कौन है। अरे बहुत लेकिन शुक्रिया। अभी वाकई नहीं है। आप अभी एक तरफे प्रेम की बात कर रहे थे, तो एक तरफे प्रेम पर एक नुक्ता सुनाते हैं। सूर्य बन के सदा जगमगाते रहे और हम दूर से ताप पाते रहे। सूर्य बन के सदा जगमगाते रहे और हम दूर से ताप पाते रहे। साथ दे ना सके हम विजय में मगर, साथ दे ना सके हम विजय में मगर, दूर से जश्न हम भी मनाते रहे। वाह कमाल। तो ये देखिए है ना, आपके जहन में भी एक तरफा प्यार वाला कॉन्सेप्ट था ना, तो आपने लिखा। तो ये कुछ पूर्व जन्म का अधूरा प्यार रह गया होगा जो इस जन्म में बह बह के उछल उछल के निकल रहा है। मतलब तो पूर्व जन्म का प्यार तिशा श्री जी इस जन्म में पूर्ण करेंगी। क्या पता, ऐसा मनाइए कि जो उस जन्म अधूरा रह गया वो इस जन्म में। मैं तो दुआ करता हूँ कि आपको आपका मुकम्मल प्यार मिले। खैर हम लोगों ने बहुत तो बात कर ली, लेकिन अभी तक जो देखा गया है तिशा श्री जी के, लड़का जो है ना वो ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करता है बनिस्बत लड़की के हर मामले में। तिशा श्री क्या इससे आज की जनरेशन को क्या बताना चाहेंगे? मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था जब कोलकाता रेप केस वाली न्यूज़ आई थी। जी 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 जी, डॉक्टर को जिंदा जला दिया गया था। हाँ, तो मैंने उस वक्त किसी रिपोर्टर ने मेरा इंटरव्यू लिया जिसमें मैंने कुछ ऐसा कहा जिससे कंट्रोवर्सी हो गई। फिर क्या कहा था आपने? मैंने कह दिया कि लड़के सुधर ही नहीं सकते। इसलिए आप अपनी बेटियों को मार्शल आर्ट सिखाएं, कराटे सिखाएं, मजबूत बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि लड़के तो नहीं सुधर सकते, ऐसा मैंने बोला। और फिर कुछ दिनों बाद जब ये मैटर हुआ सुभाष जी वाला, तो फिर रिपोर्टर्स ने इंटरव्यू लिया मेरा कि अब आप क्या कहेंगी, आपके हिसाब से तो लड़के बुरे होते हैं। कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे कि मैं क्या कहना चाहती थी, वो समझे नहीं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरा ये पॉइंट ही नहीं है कि लड़का गलत है या लड़की गलत है, जहाँ जिसकी गलती है वो गलत है। अगर किसी ने सुसाइड किया है इतना परेशान होके बीवी से, ये नौबत आ गई कि उनको जान देनी पड़ी, ये नौबत आ गई कि अपना वीडियो बना करके सब कुछ रिकॉर्ड करके इतने सिस्टमेटिक तरीके से कोई सुसाइड कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा कि उन्होंने डायरी में सब कुछ लिखा और फिर वो जो भी न्यूज़ आ रही थी, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होगी कि उनकी वाइफ ने उनको टॉर्चर किया है, हैरेस किया है, कोई एक्ट लगाया है, कुछ धमकी ऐसी दी कि उनको यही रास्ता सही लगा अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पर है लड़की की गलती। मैं इसको बिल्कुल यहाँ नहीं कह सकती कि नहीं लड़के की गलती थी कि उसने सुसाइड कर लिया। जहाँ जो गलत है मैं उसकी साइड बिल्कुल नहीं लेती हूँ, क्योंकि यहाँ जेंडर की बात नहीं हो रही है, जो गलत है वो है। तिशा श्री जी लंदन के एक बहुत फेमस कवि हुए हैं, ऑस्कर वाइल्ड। उनका एक कोट है कि आदमी हमेशा औरत को अपनी पहली मोहब्बत बनाना चाहता है, जबकि औरत जो है आदमी को हमेशा अपना आखिरी प्यार बनाना चाहती है। जॉन साहब का शेर भी है कि दास्तान ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। आप इससे क्या इत्तेफाक रखती हैं? कि अगर किसी लड़की को किसी से प्यार हो जाए ना, आपने जैसा कहा कि इश्क हो जाए जी वो सच्चा वाला, जी, तो वो डेफिनेटली उसको नहीं छोड़ना चाहती है किसी भी कीमत पर। और इस बात से तो मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि उसको आखिरी मोहब्बत वो बना कर रखना चाहती है। पहले क्यों नहीं? अब मैं यही सवाल अगर आपसे करूं कि मर्द आखिरी क्यों नहीं, पहली के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी? नहीं हाँ, नहीं आपने गलत एंगल निकाल दिया तिशा जी। गलत एंगल नहीं निकाला है, गलत एंगल निकाल दिया औरत आखिरी। आप मर्दों का ये होता है सवाल कि मैं आखिरी हूँ, पहला कौन था, क्यों था? अरे तुम बोलो मैं पहली हूँ तो दूसरी पहली क्यों?
ये पहला और आखिरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, मैं ये जानना चाहती हूँ। अरे प्यार हो गया, शादी करो, ख़त्म करो कहानी। ये पहला, दूसरा, तीसरा, आखिरी, चौथा, पांचवा क्यों करना है? ये लड़का हो लड़की हो, लेकिन लड़कों पर ज़्यादा बुरा वक्त बीतता है बनिस्बत लड़कियों के। इसलिए वो पार्टनर चेंज करते रहेंगे। ये क्या जस्टिफिकेशन नहीं है? नहीं, मैं उस पर जस्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ये बात बिल्कुल सही है। लड़की अपना इरादा, अगर उसने पुख्ता इरादा कर लिया तो कोई नहीं वो बदल अपना इरादा नहीं बदलेगी, लड़का बदल सकता है। मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से इस बात को कह रहा हूँ, सहमति के साथ कह रहा हूँ। लेकिन जो समाज का एक दृश्य हमारे सामने है, तस्वीर हमारे सामने है, उसमें पीड़ित लड़का ही है, सूली लड़का चढ़ रहा है। ये तो मैम आपको मानना पड़ेगा। आपने तो बहुत काम किया है प्रेम पर, कुछ सुना दीजिए। वो जी, तो पंक्तियाँ सुनाती हूँ कि जी, स्वागत है। कभी प्यारे, कभी भोले, कभी मगरूर लगते हो, कभी अपने, कभी सपने, कभी फिर दूर लगते हो। ज़मीं से देखते हैं हम तुम्हें बस चांद के जैसे, ज़मीं से देखते हैं हम तुम्हें बस चांद के जैसे, कभी जैसे कहीं मुझ में, कभी फिर दूर लगते हो। है वाह, आपकी शायरी में जो उपमाएं देखने को मिल रही हैं, ऋषा जी, बड़ा लाजवाब है, बड़ा नए ख्याल हैं एकदम से। जैसे कि अभी आपने एक अभी सुनाया था, उसमें भी बिल्कुल चमकता हुआ ख्याल था, नया ख्याल। जो अभी आप सुना रही थी, रात भर जाके, है ना, नया ख्याल, नई सोच। फिर मैं वहीं पर आ रहा हूँ। ये डॉक्टर तिष्या श्री मेरा ख्याल निकाल लेंगी, दर्द इश्क की दवा निकाल लेंगी। तिष्या जी, आखिर में मैं सिर्फ एक सवाल पूछकर उसको विराम करूंगा कि भोजपुरी एक इंडस्ट्री है पूरी, जो पूरी दुनिया में फेमस है। बड़ा आरोप भी लगते हैं कि भोजपुरी में बड़ी अश्लीलता है, फिल्मों में बड़ी अश्लीलता दिखाई जाती है। आप बिहार से हैं, दरभंगा से हैं, उसी परिवेश में पढ़ी हैं, बढ़ी हैं जी, आपका कहना है? ये जो अश्लीलता वाली बात है, ये हर इंडस्ट्री में एक्चुअली A-B-C ग्रेड की मूवीज हर इंडस्ट्री में बनती हैं, बॉलीवुड में भी बनती हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी बनती हैं। और क्योंकि मैंने कभी कोई भोजपुरी मूवी देखी नहीं है, पर जो आप कह रहे हैं वो मैंने भी सुना है कि अश्लील। और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि मैं बिहार में रही हूँ, तो जो गाने बज रहे होते हैं स्पीकर पे या कुछ वो कानों में पड़ते हैं, तो कुछ है कि आपत्तिजनक उसमें लाइंस और वो रहता है। पर ये तो क्राउड के हिसाब से बनाते हैं वो लोग, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप बनाना मतलब वो बनाना बंद कर दें, हाँ, तो क्राउड तक पहुंचेगा ही नहीं पहुंचेगा, तो नहीं बनाना चाहिए। किसी एक्चुअली ये चीजें अभी जो भी अश्लील दिखाया जाता है, वो इधर भोजपुरी हो और बॉलीवुड हो या जो भी हो, मतलब एटलीस्ट मैं हमारे यहाँ की बात कर रही हूँ, भारत की बात कर रही हूँ, फॉरगेट अबाउट हॉलीवुड एंड ऑल। तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं यहाँ से एक्चुअली अपील करना चाहती हूँ, अभी जो मतलब OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और मूवीज हैं, उनमें इतने बोल्ड सीन डाल देते हैं कि आप अपने घर के मेंबर के साथ बैठ के, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, मतलब पूरी फैमिली आप नहीं देख सकते हैं। एक नॉर्मल सी कहानी चल रही है बिल्कुल, जिसमें कहीं से किसी बोल्ड सीन की कोई भी नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हाँ, और वहां पे सडनली आपको कोई ऐसा सीन दिख जाता है कि आप नहीं देख सकते। मैं अभी एक रील देख रही थी, ये मुझे नहीं पता कि वो किस रियलिटी शो की रील थी। 2 एक्ट्रेसेस इस तरह से डांस कर रही थी कि वो देख करके, अब उसमें तो कुछ नहीं बोल सकते ना कि वो क्या कर रही थी, डांस कर रही थी, लेकिन इतना अभद्र था कि मुझे बुरा लग गया। तो आप जो भी ऐसे रियलिटी शोज के और मूवीज के परमिशन दे रहे हैं, आप यकीन मानिए कि आप ना कि केवल इस जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं, आप देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, और आप अपने बच्चों को भी यकीन मानिए बहुत शिद्दत से बर्बाद कर रहे हैं। तो तिष्या श्री ये बीड़ा उठाएंगी कि भोजपुरी में इंडस्ट्री में खुद जाकर इसको बेहतर करें? नहीं, मूवीज में जाने का, वो भोजपुरी हो भोलीवुड हो, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। एज एन एक्ट्रेस इरादा नहीं है।
एज अ लिरिसिस्ट, एज अ स्क्रिप्ट राइटर, ये तो कोई नहीं जानता। जी, ऐसा जी, मेरा जी, कुछ प्लान नहीं है। हाँ, मतलब अगर मैं बॉलीवुड में दिखती हूँ बतौर अभिनेत्री नहीं, अभिनेत्री, ऐसा तो कुछ प्लान नहीं। नहीं, क्या ऐसे लेखक हुए हैं जो बाद में फिर एक्टर बन गए, एक्ट्रेस बन गए। बहरहाल, जाते जाते तिशा जी दर्शकों को एक बेहतरीन सा कोई प्रेम का गीत सुना दीजिए। तो गीत सुनिए कि इरशाद है। मैं भी बदल गई हूँ, मेरी बदल गई तकदीर, नैनों में छाई जब से उसकी प्यारी तस्वीर, नैनों में छाई जब से उसकी प्यारी तस्वीर, मैं भी बदल गई हूँ, मेरी बदल गई तकदीर, नैनों में छाई जब से उसकी प्यारी तस्वीर, नैनों में छाई जब से उसकी प्यारी तस्वीर, आठों पहर उसी को सोचूं वही सामने आए, कविताई का भाव जगे तो मन उसको ही गाए, ऐसे समा गया वो चेहरा मेरी हर धड़कन में, ऐसे समा गया वो चेहरा मेरी हर धड़कन में, उसको बिना पुकारे दिल को चैन नहीं मिल पाए, उसको बिना पुकारे दिल को चैन नहीं मिल पाए, हुई बावली ऐसी मैं जैसे रांझे की हीर, नैनों में छाई जब से उसकी प्यारी तस्वीर। और कुछ और पंक्तियां सुनाती हूँ प्रेम पर, वो सुनिएगा कि ख्वाब फिर से दिखा गया कोई, मुझको अपना बना गया कोई, मंजिलें खुद ही पास आ बैठी, मंजिलें खुद ही पास आ बैठी, ऐसा रास्ता दिखा गया कोई, ऐसा रास्ता दिखा गया कोई, चांद जब भी करीब आता है, ये समंदर मचल सा जाता है, सोचती हूँ जो तेरे बारे में, सोचती हूँ जो तेरे बारे में, दिल मेरा फिर संभल न पाता है। जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया तिशा जी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तिशा जी बिहार से आई हैं और उनको कल जाना भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी यही दुआ है कि ईश्वर आप और तरक्की करें और लोगों का अपनी शायरी के हवाले से ख्याल रखें। आप लोग भी तिशा जी को सुने, हौसला बढ़ाएं, हमारे देश की तिशा जी को आवाज़ बनाएं। इरशाद है कि इस पॉडकास्ट में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार किसी नए शायर के साथ बैठेंगे, तब तक के लिए आदाब।